वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग ठीक होंगे। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप ठीक हैं? ओके। मिड टर्म की तैयारी कर रहे हैं? जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू वेरी मच। कोई ऐसा लेक्चर जो आप लोग रिपीट करवाना चाहते हो? कोई ऐसा टॉपिक? वालेकुम अस्सलाम बेटा। कोई ऐसा टॉपिक जो जिसकी आपको ना समझ आई हो, रिपीट करवाना चाहते हो तो वो लेट मी नो। हम एक लेक्चर में वो लेक्चर रिपीट कर लिया करेंगे जो रिमेनिंग टॉपिक है, और एक लेक्चर्स में हम कुछ नया पढ़ लिया करेंगे। नो नो, इट्स नॉट अ लास्ट टॉपिक। बेटा अभी बहुत सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं। अभी तो आपका मिड टर्म है। बेटा मिड टर्म में जितना हमने डिस्कस किया है, जितना पढ़ा है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द मिड टर्म। ठीक है, क्योंकि हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, कवर की हैं, वो सारी इंक्लूडेड होंगी। इंस्टेड ऑफ दैट अगर कोई क्वेरी है तो डिस्कस कर लेंगे, जिसके अंदर हमने लिवर सिरोसिस के बारे में डिस्कस किया था, सीवीए के बारे में डिस्कस किया था, शॉक के बारे में डिस्कस किया था, और रीनल फेलियर। ये चार ही टॉपिक हैं जो कि हमने डिस्कस की हैं। अभी आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। बेटा आफ्टर ईद कुछ सोच रहे हैं कि माइट भी कॉलेज ओपन हो जाएं, लेकिन अगर आफ्टर ईद ना हुए, ये 15 के बाद माइट भी हो सकता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाएंगी एसओपीज़ के साथ, और आफ्टर ईद माइट भी हो सकता है। रीनल फेलियर है एग्जैक्टली बेटा, सीवीए है, शॉक है, लिवर सिरोसिस है। ये चार टॉपिक तो डेफिनेटली इंक्लूडेड हैं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बेटा, ये लास्ट टॉपिक नहीं है, अभी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं टॉपिक। लाइक हार्ट फेलियर हमारा पड़ा हुआ है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी काफ़ी टॉपिक रिमेनिंग हैं। कम कर दें इसमें भी बेटा, चार टॉपिक हैं तो ये तो कम नहीं होंगे डेफिनेटली। चलें, अगर आप डायबिटीज़ इंक्लूड करना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम, आप इंक्लूड कर सकते हैं। डेफिनेटली आप लोगों को करना पड़ेगी, वरना जो रिमेनिंग चार टॉपिक हैं एटलीस्ट उनका तो मिड टर्म आप देना। चलें, डायबिटीज़ हम बाद में टेस्ट ले लेंगे इसका। आप ये फेवर कर सकता हूँ आप लोगों को, डायबिटीज़ जो है। ओके श्योर, ठीक है। तो डायबिटीज़ बेशक ना कीजिएगा, लेकिन बाकी जो चार टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं उनको अच्छी तरह कर लीजिएगा। टेस्ट वे टेस्ट सैटरडे को आपका रीनल फेलियर का है। ठीक है, ओके बेटा, लीवर सिरोसिस हम कंप्लीट कर लेंगे, अगर नहीं कंप्लीट हुआ। ठीक है, लीवर सिरोसिस हम अगेन डिस्कस कर लेंगे। तो अब बेटा एमसीक्यूज़ भी होंगे, एससीक्यूज़ का मैं सोच रहा हूँ। लेट्स सी कि एससीक्यूज़ बनाने हैं या नहीं बनाने। अगर बनाएंगे तो उसको मुझे रीग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि कुछ वर्ड आप लोगों के मैच नहीं करते। इवन के मैं वर्ड तो टू ही सेट करता हूँ कि टू वर्ड अगर मैच कर जाएँ तो वो ग्रेड कर देता है सिस्टम। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से मैच नहीं करते, तो मैन्युअली रीग्रेड करना पड़ता है। ठीक है बेटा, लीवर सिरोसिस या लीवर डिसऑर्डर्स में तमाम डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, और लीवर सिरोसिस के अंदर सिर्फ लीवर सिरोसिस है। अब आपके जो कोर्स फील्ड में या कोर्स आउटलाइन में इंक्लूडेड है वो लीवर सिरोसिस है, लीवर डिसऑर्डर नहीं है। बेटा लास्ट एससीक्यूज़ के मैंने मार्क कुछ के रीग्रेड कर दिए हैं कुछ लोगों के, और कुछ के होप सो कल मैं कर दूंगा। ठीक है, जिन लोगों ने मुझे रिमाइंडर दिया था, रिपीटेडली कहा था, उनके मैंने कर दिए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। बेटा डिपेंड करेगा ऑन द मार्क्स, कितने मार्क्स के एस यूज़ है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम एडजस्ट किया जाएगा।
बेटा आप सिर्फ लीवर सिरोसिस कर लें, लीवर डिसऑर्डर बेशक ना कीजिएगा, ठीक है। लेकिन लीवर डिसऑर्डर से एक दफ़ा देख लीजिएगा, अगर आपके पास टाइम हो तो उसमें ये जो चीज़ें आती हैं, अगर आपने वो लीवर सिरोसिस वाली पीपीटी पढ़ ली उसके बाद लीवर डिसऑर्डर पढ़ लेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगी। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बेटा। चलें, आपके नहीं हुए मैं अगेन देख लूँगा, ठीक है। जिनके नहीं हुए मैं अगेन देख लूँगा। माइट भी आप लोगों ने लिखा ही इतना अच्छा हो, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छा नहीं लिखा था, तो इसलिए मैंने उनको फ्री ग्रेड ही 2 to 3 मार्क्स किए हैं, 1 या 2 किए हैं, क्योंकि उनका अच्छा नहीं था, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेरी? ओके बेटा, ऐसी क्यूज़ के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, देने हैं या नहीं देने। ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा कि डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ होती है, शुगर हो गई है, फलां पेशेंट जो डायबिटीज़ के साथ आ गया है उसको इंसुलिन है। वाह, तो अच्छा सही है, ठीक। दुआएं काम आ जाती हैं समटाइम्स, इट्स ओके, ठीक है। तो आप डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि ये डायबिटीज़ क्या होती है। अब ये डिफाइन ना कर दीजिएगा कि डायबिटीज़ ये होती है, शुगर होती है, इंसुलिन होती है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। थोड़ी एक अच्छी सी डेफिनेशन मुझे दें, आप बताएं कि ये डायबिटीज़ होती है, देन लेट यू नो कि व्हाट इज़ डायबिटीज़। मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ होती क्या है, और इसमें इंसुलिन और जो ग्लूकागान है वो क्या रोल प्ले करते हैं, और इंसुलिन और ग्लूकागान सीक्रेट कहाँ से होते हैं, ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, ओके बेटा, तो सो कैन वी स्टार्ट ना? इट्स ऑलमोस्ट 10 मिनट्स, 11 मिनट्स हो गए हैं। ओके, पेंक्रियाज के बीटा सेल डैमेज हो जाते हैं। चलें 50% बात मान लेता हूँ कि पेंक्रियाज के बीटा सेल डैमेज हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जब पेंक्रियाज के बीटा सेल नहीं प्रोड्यूस कर सकते तो पेस्ट लेवल इम्बेलेंस हो जाता है। ओके, एक आप लोगों ने कहा है कि बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दूसरी बात आप लोगों ने कही है कि जो बीटा सेल्स हैं वो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, रिक्वायर्ड अमाउंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप लोगों ने दो डेफिनेशंस दे दी हैं। बेटा नहीं, आज का टॉपिक मेड में इंक्लूड नहीं होगा, ये हम पहले ही बात कर चुके थे, आप जल्दी ज्वाइन कर लिया करें काइंडली, ठीक है। डायबिटीज़ एक ऐसा डिसऑर्डर्स इन विच ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल्स आर abnormally हाई बिकॉज द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन टू मीट इट्स नीड। ओके, गूगल की डेफिनेशन आई है, सेम गूगल भी कहता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस डिसऑर्डर्स है जिसमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल abnormally हाई रहता है, ठीक है। चलें ये बात भी मान लेते हैं, इन विच द ग्लूकोज लेवल abnormally हाई। अच्छा चलिए, एक और क्वेश्चन भी है मेरा, मेरा ख्याल है आप लोगों से मैंने पूछा था कि ये एक आप ग्लूकोमीटर से कर रहे होते हैं BSR या BSL, और सेकंड आप ब्लड से कर रहे होते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या दोनों की वैल्यू सेम आती है या डिफरेंट आती है? वाओ, वेरी गुड डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ओके, वन थिंग ओनली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इनसफिशिएंट इंसुलिन। चलें, डेफिनेशन तो बहुत अच्छी आप बता रही थी, लेकिन डिसऑर्डर्स आपने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का ही बताया है। ओके, आवाज़ आ रही है अब? ओके, ओके, ठीक है। इम्पेयर्ड हो जाती है इंसुलिन प्रोडक्शन की, रिस्पॉन्ड करने की। ओके, वैन वंस अगेन एक गुड डेफिनेशन आई है, इम्पेयर्ड रिजल्ट की नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, वेरी गुड। बेटा बहुत सी चीज़ों का पता चल जाता है, मुझे ये भी पता चल जाता है कि लोग गूगल से हेल्प भी ले लेते हैं, साथ बैठ के पेपर भी कर लेते हैं, ये भी पता चल जाता है। बेटा ये गूगल की है, गूगल में आप डायबिटीज मेलाइटस लिखेंगे ये डेफिनेशन निकलेगी। चलें छोड़े इस बात को, ये एक मैं बहस में बातें चली जाएंगी, और मेरे पास एविडेंसेस हैं, इसके लिए वरीड ना हो। तो हम बात कर रहे थे किसकी? डायबिटीज़ मेलाइटस की। तो आप लोग बता रहे थे कि ओके वेल,
आप लोग बता रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, ठीक है, इसमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन वाज दैट कि एक पेशेंट है जो कि नॉन केस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस है। ओके, तो आपने उसका ब्लड शुगर लेवल चेक करना है। आपने ब्लड शुगर लेवल चेक करते हुए ग्लूकोमीटर यूज़ किया है और एक लेबॉरेटरी से टेस्ट करवाया है। तो वो वेरिएशंस टेस्ट के अंदर आएगी या सेम रिजल्ट होगा? अगर वेरिएशन आएगी तो कौन से टेस्ट के अंदर वेरिएशन आएगी, वो उसके जो कि आपने ग्लूकोमीटर के थ्रू किया है या वो ब्लड जो कि आपने लेबॉरेटरी में एनालिसिस करवाया है। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट है, आप नमाज के बाद मुझे इसका आंसर कीजिएगा। अभी हम पढ़ते हैं। बेटा और लोगों ने भी गूगल की डेफिनेशन बताई है, एक आपने नहीं बताई। ठीक है ना, ना मैं यहाँ पे नाम मेंशन नहीं कर रहा। ठीक है, एक बंदे ने एक बंदे ने मुझे गूगल की डेफिनेशन नहीं बताई। ठीक है, तो ये अपने ऊपर ना ले लिया करें। एनी हो, तो लैब टेस्ट ये आप बाद में मुझे जस्टिफिकेशन भी देनी है कि अगर लैब टेस्ट में ज़्यादा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अगर ग्लूकोमीटर पे आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ठीक है, तो इससे पहले हम डायबिटीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, ओके। तो बेसिकली डायबिटीज़ आप लोगों ने कहा है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, मेटाबॉलिज्म बेसिकली डिसऑर्डर्स होता है। अब नॉर्मल अगर हम ग्लूकोज का लेवल लें तो जो बॉडी होती है ये ब्लड से ग्लूकोज ले रही होती है। बॉडी के जितने भी टिश्यू हैं, बेटा मैंने ये अथेंटिसिटी की बात चलें, अथेंटिक आप लैब वाली वेरिएशन ले रहे हैं। क्वेश्चन वाज दैट कि जो आप ए बी जी सॉरी ब्लड ग्लूकोज ले रहे हैं, आप ग्लूकोमीटर से एक ले रहे हैं और एक आप लैब में भेज रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन दोनों के रिजल्ट में वेरिएशन आएगी या सेम रिजल्ट आएगा? क्वेश्चन वाज दैट अगर वेरिएशन आएगी तो क्या जो ब्लड लैब के अंदर गया है उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा आएगा या कम आएगा, या वो ब्लड जो कि आपने ग्लूकोमीटर के थ्रू चेक किया उसके अंदर ज़्यादा या कम आएगा? अथेंटिसिटी इज़ नॉट एन इशू। ओके, चलें ये हम बाद में डिस्कस करते हैं कि एट द एंड क्लास के हम ये विद जस्टिफिकेशन ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल मैं ये बता रहा था आपको कि बॉडी जो है, बेटा ये हम बाद में करते हैं ना डिस्कस। जस्ट जस्ट अभी लिसन करें कि हम बात क्या कर रहे हैं डायबिटीज़ की। ओके, चलें, वेरी गुड। कुछ कुछ लोगों ने आंसर अच्छा कर दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो ब्लड बॉडी जो टिश्यू हैं वो हमेशा ब्लड से ग्लूकोज लेते हैं, याद रखिएगा। ओके, ठीक है। शुड वी कंटिन्यू, शुड वी प्रोसीड ना? ओके, मैं ये बता रहा था कि आपको जितनी भी बॉडी टिश्यूज़ हैं ना उन्होंने ग्लूकोज ब्लड से लेनी होती है। एक ऐसा पर्सन जो कि डायबिटिक नहीं है, अगर हम उसके फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का लेवल देखें तो वो नॉर्मली, जो आपकी बुक फोर्थ है वो ये कहती है कि 70 से लेके 100 mg/dl नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। लेकिन ये वेरिएशन बेटा डिफरेंट बुक डिफरेंट कर रही होती हैं। कुछ बुक कहती हैं कि ये 70 से लेके 110 तक होती हैं, कुछ बुक कहती हैं कि ये 70 से लेके 100 mg/dl होती है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज द पर्सन हु इज़ नॉट अ डायबिटिक। ओके, लेकिन अगर यही हम खाने के बाद ले लेते हैं तो इसका जो लेवल है वो राइज़ करना शुरू कर देता है। उस टाइम अगर हम ब्लड ग्लूकोज ले रहे होते हैं तो उसके अंदर जो वेरिएशन आती है वो 110 से लेके 170 तक है। इवन के सम बुक्स हैं उनके अंदर 180 190 तक भी लिखा हुआ है, लेस देन 200 mg/dl भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो वी कैन से कि जो नॉर्मल ब्लड फास्टिंग का लेवल है वो 80 से लेके 100 110 तक होता है, और जो रैंडम है अगर हम चेक करें तो वो
ओके 110 भी और फास्टिंग में ही आता है। ओके वेरी गुड, ठीक है, यही बात बेटा आपको बता रहा था कि बुक के अंदर ये बात भी मेंशन है, 100 से 110 भी लिखा हुआ है। ओके, और जो रैंडम है वो 110 से लेके लेस देन 200 भी लिखा हुआ है, 170 भी लिखा हुआ है, 180 भी लिखा हुआ है, 190 भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर 200 लेस देन 200 आ रहा है कहीं पे लिखा हुआ है तो वो भी ठीक है। ओके, आवाज़ क्यों कट रही है बेटा? बाकी को आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा है? आप थोड़ी सी लोकेशन चेंज करें या पेज को रिफ्रेश कर लें। ओके, ठीक है, तो ये हमने एक नॉर्मल वैल्यू के बारे में डिस्कस किया है कि नॉर्मल वैल्यू इस तरह मेंटेन होती है। तो इस नॉर्मल वैल्यू के अंदर ग्लूकोज का होना बॉडी के लिए ज़रूरी है। लेकिन अब ये देखिएगा कि ये नॉर्मल कैसे रहती है। ये जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का लेवल है ये नॉर्मली ह्यूमन हार्मोनल कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर आता है। हार्मोनल कंट्रोल मैकेनिज्म, अब ये हार्मोनल कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है? जो कि हार्मोन्स एंडोक्राइन पेंक्रियाज रिलीज कर रहा होता है। अब जो पेंक्रियाज है बेटा इसके अंदर दो तरह से टिश्यू पड़ी होती हैं। बेटा मैं आपको 10 to 15 मिनट्स दूंगा, 5:45 पे आप लोग नमाज के लिए ले लीजिएगा, ठीक है? ओके, ओके, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये कंट्रोल कैसे होता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये हार्मोनल कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। अब ब्लड ग्लूकोज जो नॉर्मली एंडोक्राइन पेंक्रियाज इसको कंट्रोल कर रहा होता है। अब जो पेंक्रियाज है ना ये दो तरह के टिश्यू होते हैं। पेंक्रियाज के अंदर दो तरह के टिश्यू होते हैं जो कि सेक्रीशंस दे रहे होते हैं। अब ये दो तरह के टिश्यू कौन से होते हैं? वन इज़ एसिनाई एंड अदर इज़ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। दो तरह के टिश्यू मैंने बताया बेटा कि पेंक्रियाज कंसिस्ट करता है। बेटा आवाज़ क्यों रुक रही है? अच्छा चलें, अगर आवाज़ रुक रही है तो आप यूट्यूब के ऊपर लेक्चर दोबारा सुन लीजिएगा या मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको अगेन रिपीट कर दूंगा, ठीक है? अभी हम थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं। तो बता रहा था कि जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के अंदर मेजर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू पड़ी होती हैं जिन्होंने सेक्रीशन देनी होती हैं। वन इज़ एसिनाई, ACINI, एसिनाई। अदर जो होते हैं, जो दूसरे होते हैं, ओके बेटा टिश्यू का नेम बता रहा हूँ, वन इज़ एसिनाई एंड अदर इज़ आइलेट्स ऑफ लिंगरहैंस, या उसको बीटा सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है? ओके वेल वेरी गुड, ठीक है। तो जो बेटा बेटा एसिनाई होते हैं ना ये डाइजेस्टिव सेक्रीशंस सेक्रीट करके ड्यूडिनम के अंदर भेज रहे होते हैं। अब जितनी भी डाइजेस्टिव सेक्रीशंस जा रही होती हैं वहाँ पे ड्यूडिनम के अंदर जाती हैं, ड्यूडिनम पेपला के थ्रू, ड्यूडिनल एम्प्यूला के थ्रू वहाँ पे हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर पड़ा होता है, उसके अंदर अकमुलेट होती हैं और एक टाइम आता है कि ये सारी सेक्रीशन ड्यूडिनम के अंदर ड्रेन हो जाती हैं और ये सेक्रीट कौन कर रहे होते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगर, सॉरी एसिनाई सेक्रीट कर रहे होते हैं। दूसरा भी जो सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ जो लैंगरहैंस सेल्स होते हैं उसके अंदर तीन तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं। वन इज़ अल्फा सेल, अदर इज़ डेल्टा सेल एंड थर्ड वन इज़ बीटा सेल। ये तीन तरह के जो सेल्स होते हैं ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो लैंगरहैंस सेल्स होते हैं ये डायरेक्टली सेक्रेशंस ब्लड के अंदर दे रहे होते हैं। ये इनके अंदर जो बीटा सेल्स हैं ये इंसुलिन और अमाइलिन सेक्रेट कर रहे होते हैं। जो अल्फा सेल्स हैं ये ग्लूकागॉन को सेक्रेट कर रहे होते हैं और थर्ड वन जो डेल्टा सेल्स हैं ये सोमेटोस्टेटन सेक्रेट कर रहे होते हैं। एक और टाइप भी इन सेल्स के अंदर पाई जाती है जिनको पीपी सेल्स कहते हैं, लाइक पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स का नाम है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो अननोन है। ओके, सेल के नाम बेटा अगेन बता देता हूँ, ठीक है? मैंने ये बताया है कि ये हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है ये एंडोक्राइन पेंक्रियाज कंट्रोल कर रहा होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ ए कॉल्ड हार्मोनल कंट्रोल मैकेनिज्म। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी। ओके, तो जो पेंक्रियाज है इसके अंदर बेसिकली दो तरह से टिश्यू पाए जाते हैं। दो तरह से जो टिश्यू होते हैं, वन इज़ एसिनाई, ACINI
आई एन आई, एसिन आई। अदर वन इज़, जो सेकंड्स होते हैं वो आइलेट्स ऑफ लैंगरसंस होते हैं। जो एसिन आई होते हैं ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूसेस को सक्रीट करते हैं। सक्रीशन देने के बाद हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला के अंदर ये सक्रीशन अकमुलेट होती हैं। अकमुलेट होने के बाद ड्यूटीनम के अंदर ड्रेन हो जाती हैं और ये सक्रीशंस एसिन आई दे रहे होते हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं सेल आइलेट्स ऑफ लैंगरसंस, या बीटा सेल्स भी उन्हें कहा जाता है। या पेंक्रियाज के जो आइलेट्स ऑफ लैंगरसंस सेल्स होते हैं उनके अंदर बेटा 3 तरह के सेल्स आते हैं। अब ये 3 तरह के सेल्स क्या होते हैं कि अल्फा सेल होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल्स होते हैं, और चौथी जो टाइप्स है वो है पीपी सेल, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। लेकिन उनका जो फंक्शन है वो अननोन है। 1 मिनट में कॉल। ओके वेल, बात कर रहे थे एसिन आई की। बेटा एसिन आई किसी का एब्रीवेशन नहीं है, ये उनके नाम है। ACINI, एसिन आई सेल का नाम है और ये किसी का एब्रीवेशन नहीं है। ओके वेल, तो हम बात कर रहे थे कि जो पेंक्रियाज है इसके अंदर 2 तरह से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और वो 2 तरह के टिश्यू जो थे उनके अंदर वन वाज एसिन आई, ACINI। बेटा स्लाइड्स के ऊपर आपने जानना है तो मैं स्लाइड्स के ऊपर पढ़ देता हूँ, लेकिन ये एक आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ जो कि स्लाइड के अंदर नहीं है। आपको स्लाइड्स क्यों नहीं शो हो रही, अब देखिएगा शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। ओके। अब ये 3 तरह के सेल्स थे जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरसन सेल्स के अंदर आते थे। उनके अंदर पहला जो था वो अल्फा सेल था, दूसरा बीटा सेल है, तीसरा डेल्टा सेल्स है, और जो चौथे होते हैं एक अदर टाइप्स के सेल्स होते हैं जो कि पीपी सेल के नाम से होते हैं। लेकिन ये जो पीपी सेल्स होते हैं इनका जो फंक्शन है वो अननोन है, हमें नहीं पता कि ये क्या करती हैं, लेकिन प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जो अल्फ़ा सेल्स होते, जो बीटा सेल्स होते हैं, जो बीटा सेल बेटा 2 चीज़ें सेक्रेट कर रहे होते हैं। अब 2 चीज़ों के अंदर आता है, पहली जो चीज़ है वो इंसुलिन है। ओके वेल, ठीक है। पहली जो चीज़ है बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल 2 सेक्रेशन दे रहे होते हैं। 2 सेक्रेशन के अंदर पहली इंसुलिन आती है, दूसरी अमाइलिन आती है। ठीक है। ये बीटा सेल सिक्रीशन देते हैं। उसके बाद बेटा अल्फा सेल्स हैं। अल्फा सेल क्या करते हैं कि ये ग्लूकागॉन को सिक्रीट करते हैं। और तीसरे जो सेल्स होते हैं दैट आर डेल्टा सेल, और जो डेल्टा सेल्स होते हैं ये सोमेटोस्टेटन को सिक्रीट कर रहे होते हैं। ओके। हमने 3 तरह के सेल को डिस्कस किया है और उनकी सिक्रीशंस के बारे में डिस्कस किया है। अल्फा सेल ग्लूकागॉन को सिक्रीट करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन और अमाइलिन को सिक्रीट करते हैं, और जो डेल्टा सेल्स होते हैं ये सोमेटोस्टेटन को सिक्रीट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बेटा। और एक और तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं अदर टाइप्स के, जिनका नाम पीपी सेल है, लेकिन ये स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन अभी तक अननोन है। अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा। अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा गैमा नहीं है बेटा। ठीक है। अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अगेन बता रहा हूँ कि जो अल्फ़ा सेल होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं और डेल्टा सेल होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो बीटा सेल्स होते हैं ये इंसुलिन और माइलिन को सिक्रीट करते हैं। अल्फ़ा सेल जो होते हैं ये ग्लूकागॉन को सिक्रीट करते हैं, और जो डेल्टा सेल्स होते हैं ये सोमेटोस्टेटन को सिक्रीट करती हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो ग्लूकोज जो सेल के अंदर मूव करती है, इनमें इनका रोल क्या है। अब बेटा जैसे इंसुलिन सिक्रीट होती है ना, इंसुलिन डायरेक्ट ब्लड ग्लूकोज के ऊपर इफेक्ट करती है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करती है। अब कंट्रोल कैसे करती है, जैसे ये सिक्रीट होएगी, कब सिक्रीट होएगी, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद इसकी सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है।
और जब हम खाना नहीं खाते, फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, उस टाइम ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहा होता है ग्लूकागॉन। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को हमेशा के लिए याद रखनी चाहिए कि जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है उसको नॉर्मलाइज करता है इंसुलिन। ओके। जब हम खाना नहीं खाते, फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, तो तब जो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहा होता है दैट इज ए ग्लूकागॉन। ओके। फास्टिंग कंडीशन में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन जो हार्मोन कर रहा होता है दैट इज ग्लूकागॉन। जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हार्मोन ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहा होता है दैट इज इंसुलिन। ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि विच हार्मोन कंट्रोल्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन। ठीक है, तो वो ग्लूकागॉन है। अब जैसे ही आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद हम ये मैंने पिक भी डायग्राम भी पीपीटी के ऊपर डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे ही आप खाना खाते हैं तो ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम जो इंसुलिन सेक्रीट होती है, इंसुलिन जैसे ही सेक्रीट होएगी तो वो मेनली 3 फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। अब उन 3 फंक्शंस के अंदर पहला फंक्शन उसका ये है कि ये जो ग्लूकोज होती है उसको टारगेट सेल तक पहुंचाना। इंसुलिन का पहला काम कि जहाँ पे ग्लूकोज रिक्वायर्ड होती है उसको उस टारगेट एरिया तक पहुँचाना और उसको ऐसे ग्लाइकोजन के तौर पे स्टोर करना। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद ग्लूकोज का लेवल बढ़ा और ग्लूकोज का लेवल बढ़ने के साथ इंसुलिन सेक्रीट हुई। इंसुलिन जैसे ही सेक्रीट हुई तो उसने 3 काम करने होते हैं। पहला जो उसने काम करना होता है उस ग्लूकोज को टारगेट सेल तक पहुंचाना होता है, अपटेक करवानी होती है। और दूसरा, उसी ग्लूकोज को ऐसे ग्लाइकोजन के तौर पे स्टोर करना होता है। पहला काम हो गया। दूसरा काम इसने ये करना होता है कि फैट और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को इनहिबिट कर देना होता है। पहले क्या हो रहा था, जब आप फास्टिंग कंडीशन में थे तो ग्लाइकोजन और फैट की ब्रेकडाउन हो रही होती है जो कि ग्लूकागॉन कर रहा होता है। अब इसने क्या करना है, ग्लूकागॉन के एक्शन को इनहिबिट कर देना है। ठीक है, जैसे ही इनहिबिट करेगी तो जो फैट और ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन हो रही थी वो दैट विल बी प्रिवेंटेड, दैट विल बी इनहिबिटेड। 2 काम हो गए। तीसरा काम जो इसने करना है कि इसने ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देना होता है और प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करवा देना होता है। ठीक है। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि आप लोग ये ज़रूर मेरे से पूछिएगा कि सर ये जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं उनका वेट रिड्यूस हो जाता है, कभी एक्सपीरियंस किया है कि ऐसे पेशेंट्स जो कि डायबिटिक होते हैं और उनका वेट रिडक्शन होना शुरू हो जाती है? वो भी पीपीटी के अंदर आपको मिल जाएगा कि वेट रिडक्शन क्यों हो रही होती है। ओके, रिपीट करता हूँ बेटा, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, एग्जैक्टली। ठीक है, तो जैसे ही आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद इंसुलिन सेक्रेट होती है। इंसुलिन ने 3 काम करने होते हैं। पहला काम ये करना होता है कि इसने जहाँ पे ग्लूकोज रिक्वायर्ड होती है उसको टारगेट सेल तक पहुँचाना होता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के तौर पे स्टोर कर लेना होता है। दूसरा काम इसने ये करना होता है कि जो फैट और ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन हो रही होती है उसको इनहिबिट करना होता है। तीसरा काम इसमें ये करना होता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें okay, gluconeogenesis is a process in which the glucose molecules are formed other than carbohydrate source। अगर कार्बोहाइड्रेट सोर्स के अलावा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये जैसे ही इंसुलिन सेक्रीट होएगी तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को इनहिबिट कर देगी और प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करवा देगी। ये 3 काम इंसुलिन कर रही होती है। बेटा ये टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ पेशेंट्स के अंदर टाइप 1 होती है, कुछ के अंदर टाइप 2 होती है। ये ओबेसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि वेट इंक्रीज क्यों होता है और वेट लॉस क्यों होता है। मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसके मैं आपको एक कंफर्म रेफरेंस भी दूंगा, बुक के अंदर से रेफरेंस दूंगा। Formation of glucose molecule other than carbohydrate source is known as gluconeogenesis. Formation of new glucose molecule other than carbohydrate source is known as gluconeogenesis। ठीक है,
बेटा टारगेट एरिया तक पहुंचती है और कुछ ऐसे ग्लाइकोजन के तौर पे स्टोर होती है। ठीक है, अब ये काम कौन कर रहा होता है? ये इंसुलिन काम कर रही होती है। और जब आप खाना नहीं खाते, खाना ना खाने के रिजल्ट में क्या होता है कि ग्लूकागॉन एक्टिवेट हो जाता है। ये हम एक नॉर्मल मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं अभी ना, तब बाद में आपको जो ये डायबिटीज़ है ये समझाना बहुत ईजी हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, अब दूसरा काम, तीसरा चौथा काम ये करती है कि इंसुलिन जो है ना ये फैट स्टोरेज को प्रमोट करती है। अब प्रमोट कैसे करेगी कि ग्लूकोज को ना फैट सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर देती है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जो ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस है फ्रॉम द ग्लूकोज इन द फैट सेल ये ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस बेटा फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके बेटा, नमाज 10 मिनट के बाद आपको ब्रेक दे देता हूँ नमाज की। ठीक है, अब अगर हम इंसुलिन और ग्लूकागॉन का एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं ना कि ग्लूकागॉन क्या करती है और इंसुलिन क्या करती है, तो मेरा ख्याल है आप लोगों को उसके बाद डायबिटीज़ समझाना और ईजी हो जाएगा। या अभी आपको डायबिटीज़ के ऊपर ट्रैक, अच्छा चलें एक कंपैरिजन कर लेते हैं। अब जो ग्लूकोज होती है ये क्या करती है? ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन होती है। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद ये स्केलेटल मसल एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है, ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है तो उसके रिजल्ट में जो इंसुलिन है ये इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस करवाती है। और जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की हम बात कर रहे थे, तो खाना खाने के बाद जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये कम होना शुरू हो जाती है। ये हम ग्लूकोज की सिंपल बात कर रहे हैं। हमने कहा था कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर ग्लूकोज आती है, जिसके अंदर फैट आते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन्स आती हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आती हैं। तो ये तीन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने कहा है कि ग्लूकोज जो होती है, जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, अच्छा स्लो, ओके ओके वेरी बैड, ठीक है वेरी सॉरी। तो पहली जो चीज़ होती है, इंसुलिन ने क्या करना होता है? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना होता है। दूसरा काम इसने करना होता है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इंक्रीज करवाना होता है। तीसरा काम ग्लूकोज ने, इंसुलिन ने ये करना होता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करवाना होता है। ठीक है, ये कब करवाएगी? जब आपने खाना खाया होता है। लेकिन इसके अपोजिट करता है ग्लाइकोजन काम। अब सपोज आपने खाना नहीं खाया, जब आप खाना नहीं खाएंगे तो उस टाइम भी ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मलाइज करना ज़रूरी होता है फॉर ह्यूमन बॉडी। तो उस टाइम जो ग्लाइकोजन है दैट प्रोमोट्स ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। तो ग्लूकागॉन जो है ये ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को बढ़ा देगा। दूसरा काम ये करेगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाना शुरू कर देगा। अब मैंने दो चीज़ें बताई हैं कि जैसे ही आपने खाना खाया, खाना खाने के रिजल्ट में इंसुलिन सेक्रेट हुई। इंसुलिन ने क्या किया कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट की, सेल के अंदर, स्केलेटल मसल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया, एडिपोज टिश्यू के अंदर ट्रांसपोर्ट किया, लीवर के अंदर ट्रांसपोर्ट किया और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करवा दिया। दूसरा काम, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवाई जिसके रिजल्ट में जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस है दैट विल बी इंक्रीज। और तीसरा काम ग्लूकोनियोजेनेसिस था, ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम कर दिया। ये काम किया इंसुलिन ने। इसके अपोजिट ग्लूकागॉन था, जब आपने खाना नहीं खाया तो इसने वो जो स्टोर फार्म के अंदर ग्लाइकोजन पड़ी थी उसको ब्रेक डाउन किया ताकि ग्लूकोज का लेवल नॉर्मलाइज किया जा सके। दूसरा इसने काम किया कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो कि इंसुलिन ने इनहिबिट करवाया था, उस ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को इंक्रीज करवा दिया ताकि ग्लूकोज के मालिक्यूल अदर दैन कार्बोहाइड्रेट सोर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हों। जितने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे उतना ग्लूकोज का लेवल जो है वो बॉडी के अंदर नॉर्मलाइज किया जा सकेगा। ये हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। ओके, रिपीट कर देता हूँ बेटा। मैंने ये बताया है कि जैसे ही आपने खाना खाया ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है। बेटा आई डोंट थिंक सो कि प्रॉब्लम वॉइस में कहाँ पे आ रहा है। तो ग्लूकोज, इंसुलिन ने क्या किया? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का तो काम किया, ग्लूकोज को स्केलेटल मसल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया, एडिपोज टिश्यू के अंदर ट्रांसपोर्ट किया और वहाँ पे एज ए ग्लाइकोजन उसको स्टोर करवा दिया। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस इंक्रीज करवा के
और इसके अलावा इसने जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस था उसको इनहिबिट करवा दिया। ये कब करवाएगा? जब आपने खाना खाया था। जब आप खाना नहीं खाएंगे तो जो ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म में पड़ी थी उसको इसने ब्रेक डाउन करवा दिया, और दूसरा जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस था उसको इंक्रीज करवा दिया ताकि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन किया जा सके। अगर हम इसके अलावा फैट्स या प्रोटीन्स की बात करें तो मेनली जो फैट्स होती है, अब उसका इंसुलिन क्या करती है कि ये फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस करती है विद द हेल्प ऑफ लीवर, और दूसरा फैट स्टोरेज करती है इन द एडिपोज टिश्यू। मेरा ख्याल है बेटा ये आप लोगों को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलिटस। तो ये इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है ना, ये अल्टर्ड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे ही फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड होएगी तो उसके रिजल्ट में अल्टीमेटली जो ग्लूकोज का लेवल है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन, ये मेंटेन नहीं हो सकता। जब ये मेंटेन नहीं होएगा तो उस कंडीशंस को कहा जाता है कि इस पेशेंट्स को या इस बंदे को डायबिटीज़ हो गई है। अब जो डायबिटीज़ होती है ना, ये भी 4 तरह की बुक के अंदर मेंशन की गई है। वन इज़ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, अदर वन इज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, थर्ड वन इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस एंड फोर्थ वन इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है इसके अंदर भी कोई सॉलिड रीजंस नहीं दी गई, सिर्फ ये कहा गया कि इसमें जो एक कंडीशन होती है जिसमें एडीएच का लेवल प्रोड्यूस नहीं होता और उसके रिजल्ट में पोलीयूरिया हो रहा होता है, तो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स वहाँ पे जा रहे होते हैं, इसलिए उसको डायबिटीज़ इंसिपिडस का नाम दिया गया है। हालांकि उसमें इंसुलिन और ग्लूकोगॉन का कोई चक्कर नहीं है। ओके, ठीक है। तो अब एक ये डायग्राम को देख लेते हैं कि हाउ बॉडी मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इसके अंदर जो की दी गई है, जो रेड है वो ब्लड स्ट्रीम को शो कर रही है, उसके बाद इंसुलिन ब्लू वाला, और जो ग्रीन है ये ग्लूकागॉन है। इसके अंदर आ जाए कि इंसुलिन का एक्शन क्या है और ग्लूकागॉन का एक्शन क्या है। जब आप इंसुलिन के एक्शंस की बात करेंगे तो ये वो एक्शंस हैं जो आपने खाना खाया था, खाना खाने के रिजल्ट में क्या हुआ था कि eating a meal increases blood glucose level to higher than the normal homeostatic set point। अब हमारे पास जो होम्योस्टैटिक सेट पॉइंट था वो मैंने इनिशियल में आपको बताया था कि वो 70 से लेके 100 mg पर डी या 110 mg पर डी, जो कि फास्टिंग के अंदर आता है। और जो अगर हम रैंडम की बात करें तो वो 110 से लेके 170, 180, 190 या लेस देन 200 तक आता है। ये हमारे पास एक सेट पॉइंट होता है। इस सेट पॉइंट के अंदर हमने ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना होता है। अब ये मेंटेन कौन करेगा? पेंक्रियाज मेंटेन करेगा। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ये जो ग्लूकोज का लेवल है ये कम्स अंडर हार्मोनल कंट्रोल मैकेनिज्म। इसको हार्मोन कंट्रोल कर रहा होता है, और वो जो हार्मोन्स हैं वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन है। ठीक है, तो जब आपने खाना खाया था, खाना खाने के रिजल्ट में जो पेंक्रियाज के बीटा सेल्स हैं या आइलेट्स ऑफ लैंगरसन सेल्स हैं या बीटा सेल्स हैं, उन्होंने इंसुलिन को सेक्रेट किया। जैसे ही इंसुलिन सेक्रेट हुई तो उसने क्या किया? लीवर को सिग्नल भेजा, जिसके रिजल्ट में जो एक्सेसिव ग्लूकोज ब्लड के अंदर फिर रही थी उसको एडिपोज टिश्यू, उसको लीवर के अंदर ऐसे ग्लाइकोजन स्टोर कर दिया। इसके अलावा दूसरा काम ये किया कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही थी उसको इनहिबिट कर दिया। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस ऑलरेडी इनहिबिट हो रही है, ताकि ग्लूकोज के जो नए मॉलिक्यूल्स बन रहे थे वो बनना बंद हो गए हैं, और जो एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज फिर रही थी उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर दिया गया है। जैसे ही ये स्टोर होएगा तो ग्लूकोज का लेवल, क्योंकि हम फास्टिंग और रैंडम की बात कर रहे थे, वो सेट पॉइंट तक पहुंच जाएगा। यहाँ तक था कि जब आपने खाना खाया, खाना खाने के रिजल्ट में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ, ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल सेट पॉइंट तक लाने में इंसुलिन ने हेल्प आउट किया। ठीक है, अब इंसुलिन ने कैसे हेल्प आउट किया? जैसे ही सेक्रेट कहाँ से हुई थी? बीटा सेल से सेक्रेट हुई थी। उसके बाद इसने जाके रिसेप्टर के साथ अटैच हुई, रिसेप्टर से अटैच होने के बाद ग्लूकोज को सेल के अंदर भेज दिया। ये तीन चीज़ें भी याद रखिएगा। पहली क्या थी कि इसकी सेक्रीशन, दैट वाज इम्पोर्टेंट, सेक्रीट हुई।
सेक्रेट होने के बाद इसने ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट किया, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हुई इसकी। उसके बाद इसने टारगेट एरिया के अंदर, टारगेट सेल्स के अंदर ग्लूकोज को भेजा। भेजा कैसे? रिसेप्टर के साथ बाइंड करके। रिसेप्टर के ऊपर इसने बाइंड किया, बाइंड करने के बाद इसने ग्लूकोज को सेल के अंदर भेज दिया। और जैसे ही सेल के अंदर भेजा तो जो ग्लूकोज का लेवल हाई था वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया, सेट पॉइंट तक आ गया, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स अचीव हो गया। गॉट इट? दूसरी कंडीशन जिसमें आप लोगों ने खाना नहीं खाया होता, फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, तो उस टाइम ग्लूकागान एक्टिवेट हो जाता है। अब ग्लूकागान क्या करता है कि वो जो हमने कहा था कि स्टोर करवाया था हमने ग्लाइकोजन को, लीवर के अंदर स्टोर था, एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर थी, या स्केलेटल मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म में पड़ी थी, उसको ग्लूकागान ने यूटिलाइज किया। अब ग्लूकागान क्या करेगा कि जैसे ही ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, पेंक्रियाज से ग्लूकागान सिक्रीट होएगा। ग्लूकागान सिक्रीट होने के बाद वो जो स्टोर ग्लाइकोजन पड़ी थी उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, एक कंडीशन। दूसरा काम ये करेगा कि वो जो फैट स्टोर पड़े थे, जो प्रोटीन स्टोर पड़ी थी, या अमाइनो एसिड की फॉर्म में सेल के अंदर चीज़ें स्टोर पड़ी थी, वहाँ से ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है कि एक प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो आपने लिए नहीं है, लेकिन स्टोर क्या पड़ी है? फैट स्टोर पड़ी है, अमाइनो एसिड स्टोर पड़ी हैं, प्रोटीन स्टोर पड़ी हैं। तो उनको ग्लूकागान यूटिलाइज करके ग्लूकोज के नए मालिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे ये नए मालिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसको कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू अगेन जो एक नॉर्मल सेट पॉइंट था वो अचीव होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो अचीव होएगा तो उसको कहा जाता है कि ये ग्लूकोज का जो नॉर्मल लेवल था वो सेट हो गया। तो ये इस तरह ग्लूकागान और इंसुलिन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको मेंटेन कर रहा होता है। अब डायबिटीज़ कब होएगी ये हम इंशाल्लाह आफ्टर नमाज डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो अभी आप लोग नमाज की ब्रेक ले लें और वी विल बी बैक एट 6 PM। ओके, वेल, सी यू इंशाल्लाह एट 6 PM।